हेलो कॉलेज टीन्स, दिस इज मी इशिता एंड यू आर वाचिंग इग्नू पाठशाला। आज हम कवर करेंगे पार्ट 2 ऑफ बीईजीएस 185 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अनप्रिविलेज लर्नर्स कौन है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो फेस करते हैं और हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अनप्रिविलेज लर्नर्स वो होते हैं जो कि डिसएडवांटेज सेक्शन से आते हैं ऑफ द सोसाइटी। डिसएडवांटेज सेक्शन कौन सा होता है? जो जिनके पास बेसिक नेसेसिटी नहीं होती, जो बेसिक लाइफ जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिक नेसेसिटी अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी लाइफ के अंदर, जैसे कि वाटर, शेल्टर, ठीक है, एंड फूड, एजुकेशन। अब प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं वो? फर्स्ट है लो कॉग्निटिव एबिलिटी ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो अच्छे से उन्हें खाना नहीं मिल पाता, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसलिए उनमें क्या होता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो एज कंपेरिजन टू अदर स्टूडेंट्स कम होती है। सेकेंड इज पुअर लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी। पुअर लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी का मतलब होता है बिकॉज दे वर पुअर एंड इलिटरेट। तो जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज उन्होंने ना ज्यादा सुनी होती है ना ज्यादा बोली होती है कभी। तो उनकी जो लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट इज लो सेल्फ स्टीम। लो सेल्फ स्टीम का मतलब होता है बिकॉज मैंने आपको जैसा अभी आपको प्रीवियस वाला पॉइंट बताया, क्योंकि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने कभी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पढ़ी नहीं होती। आप गवर्नमेंट स्कूल में भी देखोगे ना, तो फर्स्ट क्लास में आके जो है एबीसीडी वगैरह ये सब चीजें सिखाते हैं जो मैंने देखा है। सो वो क्या फेस करते हैं? डिफिकल्टी फेस करते हैं। कब? जब वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहां पर ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हैं, ठीक है, उनका पर्सनैलिटी उनसे अच्छी है, तो वो हमेशा क्या फील करते हैं? लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सपोजर। जो डिसएडवांटेज बच्चे होते हैं उन वो ज्यादा उनको एक्सपोजर भी नहीं मिला होता किस चीज का? बोलने का इंग्लिश, ठीक है, या ऐसे टूल जैसे डिक्शनरी वगैरह, है ना। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उनके पास डिक्शनरी होती है, तो इस टाइप के टॉयज या टूल्स वगैरह उनके पास नहीं होते। नेक्स्ट इज वेज टू मेक इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग मीनिंगफुल फॉर द डिसएडवांटेज लर्नर। अब कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं? तो टेक्सचुअल मटेरियल को रेलिवेंट बना के, ठीक है, यानी कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है जिससे हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, लर्नर्स को, तो उस टेक्स्ट बुक को हम इस टाइप का बनाएं कि वो रिलेट कर पाए अपनी लाइफ से। इस टाइप के एग्जांपल्स उसमें डालें, ठीक है, पिक्चर्स डालें। नेक्स्ट इज इवेल्यूशन प्रोसीजर। जब टेस्ट वगैरह होते हैं या जब हम टेस्ट करते हैं कि भाई बच्चा कितना लर्न कर पा रहा है, कितना सीख पा रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो उसका जो इवेल्यूशन प्रोसीजर है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, ठीक है, नॉन स्ट्रेसफुल हो, जिससे बच्चे जो है ना अपने आप को मार्क्स से कंपेयर ना करने लगे। दे शुड बी इनकरेज टू सेट गोल्स। उनको इनकरेज किया जाए कि आप गोल सेट करो कि हम जैसे कि पर डे जो है हम 5 न्यू वर्ड सीखेंगे, इस टाइप से। टीचर शुड मेंटर देम। इन टाइप के लर्नर्स पे टीचर्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट कल्चर ऑफ रीडिंग। टीचर को कल्चर ऑफ रीडिंग प्रमोट करनी चाहिए इन दी क्लासरूम। नेक्स्ट इज मदर टंग लैंग्वेज। तो मदर टंग का मतलब क्या है कि जो कॉन्सेप्ट हम इंग्लिश में बता रहे हैं उनको हमें हिंदी में या जो उनकी मदर टंग लैंग्वेज है उसमें भी थोड़ा समझाना चाहिए, जिससे बच्चे रिलेट कर पाए या समझ पाए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटीज होनी चाहिए इंटरेस्टिंग, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़े कॉन्सेप्ट्स के अंदर, इंग्लिश सीखने के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोसीजर फॉर सपोर्टिंग ऑटोनॉमस चिल्ड्रन। देखो, प्रोसीजर जाने से पहले हम जानेंगे ऑटोनॉमस लर्नर कहते किसे हैं। अब इग्नू में बच्चे ज्यादातर जो है, जो सैटरडे संडे वाली क्लास होती है वो जाते नहीं है, ज्यादातर सेल्फ स्टडी प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस लर्नर कहते हैं, जो बिना टीचर की हेल्प के, ठीक है, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। वो खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। अब इंग्लिश की लैंग्वेज की हम बात करें, तो अगर कोई एक बच्चा है जो क्लास में तो पढ़ ही रहा है एज वेल एज घर जाके जो है इंग्लिश स्टोरी बुक्स पढ़ रहा है, इंग्लिश पॉडकास्ट देख रहा है अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए, इंग्लिश स्टोरीज देख रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अपनी स्किल बढ़ा रहा है इंग्लिश एज अ इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग बोलने में, ठीक है, लिखने में अपनी स्किल को खुद डेवलप कर रहा है। टीचर तो हमें स्कूल में पढ़ा रहा है, उनका वहां पे काम खत्म, बट घर आके किसका काम है? हम लोगों का काम है कि हम अपनी स्किल्स को और ज्यादा बेटर बनाएं। तो इसी टाइप के बच्चों को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस चिल्ड्रन कहते हैं, जो विदाउट टीचर हेल्प जो है अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट, टू इसमें हेल्प क्या मिलती है? स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट सून टेक चार्ज इफ वी गिव देम टाइम टू थिंक, ठीक है। अब टीचर्स उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? कि टीचर्स उनको टाइम दे सकते हैं सोचने का, ठीक है। नेक्स्ट,
एक कोलैबोरेटिव क्लासरूम सपोर्ट लर्नर बोथ इमोशनली एंड एकेडमिकली। बच्चों को इमोशनली एज वेल एज एकेडमिकली टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, कभी भी उनको जो है डाउन फील नहीं कराना चाहिए कि तुमसे ये नहीं हो पा रहा या वो नहीं हो पा रहा, इस टाइप से, ठीक है। हमेशा एक ऐसा क्लासरूम स्टैब्लिश करो जहां पे आप किसी भी एक बच्चे को फेवर नहीं कर रहे हो, सब बच्चे को इक्वल ट्रीट कर रहे हो। नेक्स्ट, टीचर जो है गाइड कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है। उससे क्या है, उनका जो सेल्फ मोड है, जो सेल्फ स्टडी मोड है, वो और ज्यादा बेटर बन सकता है कि भाई आप घर पे जाके कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश को, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स वो बता सकते हैं। अब अगर हमें घर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है और हम अपने क्वेश्चन को डिस्कस करें टीचर से, तो क्या चीज में हेल्प होगी, बच्चे का जो माइंड है, जो एबिलिटी है, वो शार्पन होने में हेल्प होगी, यानी वो और अच्छे से सीख पाएगा इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज। तो ये क्या है, ये सारी चीजें कौन परफॉर्म करेगा, टीचर परफॉर्म करेगा। ओके, एंड ये क्या बताया मैंने आपको कि ऑटोनोमस लर्नर कहते किसे हैं, जो खुद से एक स्टेप अहेड ले, ठीक है। खुद से वो समझ होते हैं ना, कुछ बच्चे समझदार क्लास में है ना, जो घर जाके भी 3-3 4-4 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं। खैर मैं तो बैक बेंचर्स वालों में से। नेक्स्ट इज एग्जामाइन द फीचर्स ऑफ CIC। CIC क्या कहते हैं, क्लासरूम इंटीग्रेशन इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस कहता है, ये एक ऐसा फीचर है जो टीचर्स यूज कर सकते हैं क्लासरूम में, अपनी भी जो है लर्निंग को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, एज वेल एज जो लर्नर्स हैं जो क्लासरूम में हैं, उनकी भी एबिलिटी को शार्पन करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। देखो, दिस नोशन ऑफ CIC पुट इंटरेक्शन एट द सेंटर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड आर्ग्यूड बाय इंप्रूविंग CIC बोथ टीचर एंड लर्नर विल इमीडिएटली इंप्रूव लर्निंग, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने फॉर एग्जांपल टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। उनकी क्या क्वेरीज हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो चीज लेते हैं, एंड जब वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो यहाँ पे टीचर्स को भी सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि बच्चों का जो माइंड है वो बहुत ज्यादा शार्प होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भाई नाउन को नेमिंग वर्ड्स ही क्यों कहा जाता है। तो टीचर्स क्या है, फिर अपना माइंड लगाएंगे कि भाई हम कैसे और अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स एडजस्ट देयर लैंग्वेज टू मैच द लेसन ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर्स क्या करते हैं, फिर न्यू न्यू आइडियाज सोचते हैं कि भाई हम कैसे इन टेक्निकल टर्म्स को बच्चों को सिंप्लीफाई करके बताएं, अलग अलग एग्जाम्पल से बताएं, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स कैसे जो CIC है कॉम्पिटेंस, क्लासरूम इंटरेक्शन कॉम्पिटेंस, ठीक है, इसको कैसे सक्सेसफुली क्लासरूम के अंदर जो है परफॉर्म करा सकते हैं। तो पहला मेथड है स्काफोल्डिंग, जहां पे टीचर क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे ने कोई सवाल पूछा, ठीक है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन देते हैं। कैसे, मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, आप राइट डाउन भी कर सकते हो अपने एग्जाम के अंदर। जैसे कि अगर टीचर अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला व्हाट इज नाउन, तो किसी बच्चे ने जवाब दिया कि नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। तो वहीं पे टीचर ने क्या किया, एक्सटेंशन किया उसके मीनिंग का, कि उसको और इलेबोरेट किया और एक्सप्लेन किया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने बोला, अगर किसी बच्चे ने गलत एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे टीचर क्या कर सकता है, उसके एग्जाम्पल को करेक्ट कर सकता है, ठीक है। सेकेंड इज डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर का मतलब होता है करेक्टिंग एन एरर क्विकली एंड डायरेक्टली। डायरेक्ट रिपेयर का मतलब है कि जब बच्चे ने कोई भी आंसर दिया, ठीक है, अगर गलत आंसर दिया तो आप उसको तुरंत क्या करो, करेक्ट करो। थर्ड इज कंटेंट फीडबैक। कंटेंट फीडबैक मतलब होता है किसी भी लेक्चर के बाद बच्चों को फीडबैक देना, किसी भी लेक्चर के बाद, इन द सेंस कि अगर उन्होंने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है, ठीक है, उसमें उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, या कोई आपने असाइनमेंट दिया उसमें उनसे कुछ गलतियां हुई है, तो उनको फीडबैक देना कि आप यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ इज एक्सटेंडेड वेट टाइम, कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट पूछ रहे हो या आपने पढ़ाया है, तो उसके बाद अगर जब आप Q&A कर रहे हो बेसिक सा, तो उस टाइम पे आप सफिशिएंट टाइम दो बच्चे को सोचने के लिए, थिंक करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। डिफरेंशियल क्वेश्चन, डिफरेंशियल क्वेश्चन होते हैं जनरली जो टीचर हमसे आपस में बकवास करते हैं ना, कि जैसे कि मान लो एक हफ्ते बाद स्कूल खुले, ठीक है, उसके बाद हम पूछें अगर बच्चों से, मतलब जो टीचर है वो पूछ रहा है बच्चे से कि हाउ वाज योर वीकेंड, आपका वीकेंड कैसा गया। तो ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में टीचर को ना पता हो, ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए मैंने पहले ही एग्जांपल दे दिया कि ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में टीचर को ना पता। अब टीचर को क्या पता कि बच्चे का वीकेंड कैसा गया नहीं कैसा गया, ठीक है, बट टीचर ने वो क्वेश्चन पूछा ना, इसी टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं डिफरेंशियल क्वेश्चन, ठीक है। ये डिफरेंशियल क्वेश्चन भी ना बहुत हेल्प करते हैं हमारी इंग्लिश को अच्छा बनाने में। नेक्स्ट इज टीचर एको। टीचर एको का मतलब होता है टीचर रिपीट अ प्रीवियस अटरेंस, टीचर रिपीट्स अ लर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि बच्चे का कहा हुआ जब टीचर रिपीट करे, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं टीचर एको। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने बोला विच स्टोरी डू यू लाइक द मोस्ट, ठीक है। तो एक बच्चे ने एग्जाम्पल दिया कि
आई लाइक द स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टर्टाइस। सबने सुनी ना वो कछुए और खरगोश वाली कहानी, ठीक है। तो टीचर ने उस चीज को दोबारा रिपीट किया कि अगर टीचर ने बोला कि कोई और बच्चा, किसी और बच्चे को भी क्या रैबिट और टोटाइज वाली जो कहानी है वो पसंद है, टोटोइज वाली कहानी है जो पसंद है, तो यहाँ पे क्या करिए, टीचर रिपीट कर रही है एक बच्चे की बात को, तो उसी को हम कहते हैं टीचर एको, जब टीचर रिपीट कर रहे हैं प्रीवियस एड्रेस या फिर किसी बच्चे की बोली हुई बात, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज व्हाट इज टॉपिकाइजेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस। अब टॉपिकाइजेशन किसको कहते हैं हम, एंड एडवांटेजेस क्या है इसके। तो टॉपिकाइजेशन का मतलब होता है इज डिफाइंड एज प्रोसेस बाय विच लर्नर टेक अप समथिंग सेड बाय द टीचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने कुछ बोला है तो लर्नर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर कोई उसका पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का मतलब होता है जो उसके साथ पढ़ रहा है, ठीक है, उसने कोई बात बोली है और लर्नर उसी के आगे जो है उसको डिस्कशन कर रहा है उसी टॉपिक पे, ठीक है। एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, टीचर ने पूछा व्हाट डिड यू डू ओवर द वीकेंड, ठीक है, तो आपने वीकेंड में क्या किया, तो लर्नर रिस्पॉन्स किया आई वॉच अ पॉडकास्ट इन इंग्लिश। तो टीचर की बात जो टीचर ने बोला उसी को उसने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। तो अनदर लर्नर, अब किसी और बच्चे की बात को एक दूसरे बच्चे ने जो है आगे इलेबोरेट किया और ज्यादा क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। तो अनदर लर्नर ने इसी टॉपिक को पिकअप किया और क्या बोला, डू यू एबल टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश इन पॉडकास्ट, क्या जो इंग्लिश थी बोली जा रही थी पॉडकास्ट के अंदर, क्या आप उसको समझ पाए अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टीचर की बोली हुई बात को कोई एक लर्नर जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टॉपिकाइजेशन, जब एक ही टॉपिक को हम डिफाइन कर करके जो है उसी पे जो है डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज, अब इसके एडवांटेज क्या है, बच्चों की जो लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब बोलने की एबिलिटी है, वो बढ़ती है। अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जब कम्युनिकेशन होगा आपस में बिटवीन लर्नर या टीचर, तो अगर कोई बच्चा जो है कहीं पे मिस्टेक कर रहा है तो टीचर उसको करेक्ट कर सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऑब्वियसली। सेल्फ एंड पीयर नॉमिनेटेड टॉपिक सस्टेन मोटिवेशन, मोटिवेशन बढ़ता है ना, जब कोई एक बच्चा क्लास में इंग्लिश बोल रहा है तो दूसरे वाले बच्चे को मोटिवेशन फील होता है कि हाँ भाई मैं भी बोल सकता हूँ, ठीक है। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, जो बच्चे ज्यादातर जो है होते हैं ना, थोड़े फियर करते हैं, डर डर लगता है जिनको इंग्लिश बोलने से, उन बच्चों को भी एक तरीके से एक उम्मीद मिलती है, होप मिलती है कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं, है ना, हम भी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं क्लास के अंदर। एज वेल एज जो प्रैक्टिस है लर्निंग की वो भी इंक्रीज होती है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है टेस्ट टाइप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट क्या होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं इन इवेल्युएशन इंग्लिश लर्निंग ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें दो टेस्ट मैं आपको पढ़ा चुकी, स्टैंडर्डाइज एंड क्लासरूम, सेकंड ईएसएल, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे, पार्ट वन में मैंने दोनों पढ़ा है, ठीक है, दोनों का ब्रीफ करके मुझे थोड़ा बताना कि डेफिनेशन दोनों की, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्टीट्यूड। एक टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जब आप कहीं नई कोचिंग में जाते हो, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डे जो ट्यूशन टीचर है वो क्या करता है, आपका बेसिक चेक करेगा, आपको प्लस माइनस आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड आते हैं, आपकी इंग्लिश कैसी है, हिंदी कैसी है, उसके बेसिस पे फिर वो आपका जो बेसिक्स है उसके ऊपर वो काम करता है। ऐसे जब हम किसी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमें कोई टॉपिक देते हैं या वो लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन दो अपना इन इंग्लिश, है ना, तो उससे वो वहां पे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, ये जो लर्नर है उसको कितना नॉलेज है, कितना वो बोल सकता है। नेक्स्ट इज अचीवमेंट। अचीवमेंट टेस्ट होता है जब आपने पूरा मॉड्यूल या पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद चेक करने के लिए कितना पोटेंशियल है लर्नर के अंदर, कितना उसने सीखा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है लैंग्वेज एबिलिटी चेक करने के लिए कि कितना अच्छे से बच्चा बोल पा रहा है, लिख पा रहा है इंग्लिश को। नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो है क्लास के बीच में जो होते हैं ना, कभी शॉर्ट क्विज करा दिया मैम ने, असाइनमेंट करा दिया, इससे टाइप दे दिया। नेक्स्ट इज डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस। देखो, लर्निंग स्टाइल रिफर टू द वे स्टूडेंट रिसीव अंडरस्टैंड प्रोसेस न्यू इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज इन द क्लासरूम। तो लर्निंग स्टाइल हम किसको कहते हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट कैसे उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन को। नेक्स्ट इज सम स्टूडेंट में लर्न बेटर थ्रू लिसनिंग। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिसनिंग स्किल जिनकी अच्छी होती है, सुनने की क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। कुछ बच्चे रीडिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे डिस्कशन में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल एक्टिविटीज करके समझ में आता है। ओके, तो सब हर बच्चे की जो है एबिलिटी जो है क्या करती है, डिफर करती है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग स्टाइल एंड लर्निंग स्टाइल इज इंपॉर्टेंट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है टीचिंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल के बीच का रिलेशन, क्योंकि देखो हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है, बट अगर जो बच्चे हैं, ठीक है, उनका लर्निंग स्टाइल क्या है और टीचर जिस हिसाब से पढ़ा रहा है, अगर वो दोनों ही मिसमैच करेंगे तो बच्चों को कभी कुछ समझ में नहीं आएगा।
अगर जो टीचर स्टाइल, जो टीचिंग स्टाइल है टीचर का, एज वेल एज जो लर्निंग स्टाइल है बच्चों का, वो सूट कर रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है सामने वाले टीचर का पढ़ाने का तरीका जो है, कि वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके पढ़ा रहा है, बीच में वो प्रॉप्स भी यूज कर रहा है, मॉडल यूज कर रहा है कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, तब हम क्या देखते हैं, जब टीचिंग स्टाइल और लर्निंग स्टाइल दोनों की कंपैटिबिलिटी बैठती है, तो हम देखते हैं कि जो लर्निंग है वो इफेक्टिवली हो पाती है और इजियर हो पाती है। नेक्स्ट, सेवरल वेज क्या है, स्टाइल क्या है, तो पहला स्टाइल है सेंसरी प्रेफरेंसेस, जहां पे टीचर कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है और बच्चे उसको देख के अपनी सेंसेस के थ्रू, सेंसेस क्या होती हैं, देखना, सुनना, टच करना, ठीक है, मूव करना, ये सब हमारी सेंसेस होती हैं, इनके थ्रू समझ रहे हैं। टीचर जब कॉन्सेप्ट समझा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उससे समझ रहे हैं। जब अगर टीचर कोई एक्टिविटी करा रहा है, कोई मॉडल के थ्रू हमें समझा रहा है, तो हम उस मॉडल को टच करके, ठीक है, देख के प्रॉपर, तब हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज wall or part focused learning. Some learners prefer to understand the overall concept or the big picture, while others focus more on detail and step by step information. For example, अगर हम देखें तो कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, हमने डायरेक्ट डेफिनेशन समझा दी, बच्चों को समझ में आ गया, उस लर्नर को समझ में आ गया। कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है हर एक चीज को, फिर उसके एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, जिससे वो और ज्यादा अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट क्या हो पाए, क्लियर हो पाए। इसी स्टाइल को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल स्टाइल या फिर सीक्वेंशियल स्टाइल ऑफ लर्निंग, जहां पे हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। नेक्स्ट इज फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। कुछ लर्नर ऐसे होते हैं that are strongly influenced by their surrounding or context. They tend to agree with group opinion and are more socially oriented. यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ पढ़ना ज्यादा इजी समझते हैं, कि अगर भाई, बहुत से बच्चे होते हैं ना कि भाई क्लास में जो है तीन चार, बॉयज का भी ऐसा ग्रुप होता है, गर्ल्स का भी ऐसा ग्रुप होता है, जिसमें एक बच्चा जो होगा बहुत समझदार होगा, ठीक है, जो बिग पिक्चर वाला बच्चा होगा, जिसको एक बार में कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, फिर वो अपने दोस्तों को बताएगा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे हुआ, ये ऐसे ऐसे, ये जो क्वेश्चन है ना ये ऐसे होगा। तो वो बच्चे जो होते हैं फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स। अब होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। नेक्स्ट टाइप है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। दे आर मोर एनालिटिकल एंड कैन आइडेंटिफाई फैक्ट एंड आर्गुमेंट ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। कुछ बच्चे होते हैं इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड, ठीक है, जिनको क्वेश्चन करना पसंद होता है, अगर टीचर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, इस टाइप के जो क्वेश्चन करते हैं ना बच्चे, एनालिटिकल एबिलिटी जिनकी काफी अच्छी होती है, उनको हम कहते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर, ठीक है। सीधा हम अगर कहें तो टॉपर ऑफ द क्लास, उसको हम कहते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। कन्वर्जेंट थिंकिंग वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट में फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है, ओके। सो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो देखना ना भूलें बिल्कुल भी। नेक्स्ट है इंडक्टिव लर्निंग एंड डिडक्टिव लर्निंग। इंडक्टिव लर्निंग बिगिन विद स्पेसिफिक एग्जांपल, फैक्ट और ऑब्जर्वेशन। तो जब भी टीचर जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा है विद एग्जांपल, ठीक है, या कोई फैक्ट बता के, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंडक्टिव लर्निंग, ठीक है। डिडक्टिव लर्निंग क्या है, in language teaching grammar is often taught by inductively, ठीक है, जब हम ग्रामर पढ़ाते हैं तो हम ज्यादातर क्या है, पहले एग्जांपल देके पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि बच्चा डायरेक्ट तो वो जान नहीं पाएगा ना कि भाई अगर हम नाउन पढ़ा रहे हैं और हम डायरेक्ट बोलने लगे नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस एनिमल और थिंग, उसको क्या समझ में आएगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं कि नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं कि प्लेस का, जैसे जगह के नाम हो गए, वस्तु के नाम हो गए, स्थान के नाम हो गए, पर्सन के नाम हो गए, ये सब चीज क्या है, एग्जाम्पल है उसके। तो इस टाइप से हम नाउन समझाते हैं बच्चों को। तो वो क्या होगी, कौन सी लर्निंग होगी, इंडक्टिव लर्निंग हो गई, ओके। मैंने यहाँ पे डिडक्टिव लर्निंग लिखा ही नहीं है। देखो डिडक्टिव लर्निंग होती है, मैं खुद बता देती हूँ, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं भूल गई। तो डिडक्टिव लर्निंग होती है जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। इंडक्टिव लर्निंग जो डायरेक्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट हो रही है, डिडक्टिव लर्निंग जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी, डिस्पोजिशन, फीलिंग, इमोशन, सोशल इंटरेक्शन। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, वेज इन विच अ पर्सन बिहेव, थिंक एंड रिलेट टू अदर इन डेली लाइफ। देखो कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट, है ना, जो शाय शाय रहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो फुल्ली एकदम भाई फ्रेंडली मोड में, कि भाई जैसे कि न्यू स्कूल में भी एडमिशन हुआ तो फर्स्ट डे ही तीन चार दोस्त बन गए, इस टाइप के बच्चे। कॉन्फिडेंट जो रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं एम्बिवियर्ट, जो सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं, है ना। होते हैं ना सांप कुछ, जो सिचुएशन देख के बदलते हैं, फायदा उठाते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं एम्बिवियर्ट, कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन है, जब उन्हें लगेगा उन्हें शाय बिहेव करना है तो शाय बिहेव करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि हाँ भाई हमें कॉन्फिडेंट बिहेव करना है, फ्रेंडली बिहेव करना है, तो फ्रेंडली बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं।
जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब आप मुझे कमेंट डाउन करके बताओ आप किस टाइप में हो, एम्बिवर्ट हो कि इंट्रोवर्ट हो कि एक्सट्रोवर्ट हो। अगर कोई बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, तो वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएगा, क्योंकि वो झिझकेगा नहीं कि मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो गलत बोले, ठीक है, बट अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल मी, चाहे मैं गलत बोलूँ बट कॉन्फिडेंस होगा तो मैं बोलूंगी। नेक्स्ट इज अ शाय स्टूडेंट। शाय स्टूडेंट क्या करते हैं, वो हेजिटेट करते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते, कौन जो उनका होते हैं ना, मतलब जो डाउट है वो दिमाग में ही रह जाता है। नेक्स्ट इज अ हाईली मोटिवेटेड लर्नर में वर्क हार्डर एंड अचीव मोर। जो हाईली मोटिवेटेड जो लर्नर होगा वो हमेशा जो है वर्क हार्ड करेगा और ज्यादा अचीव करेगा। क्यों? क्योंकि उनकी एनालिटिकल एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, टीचर्स को डिस्टर्ब नहीं करते बैक बेंचर की तरह ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रेमेडियल मेजर टू हेल्प चिल्ड्रन ओवरकम लैंग्वेज। अब क्या रेमेडियल मेजर्स हम अपना सकते हैं जिससे जो बच्चे हैं उनके अंदर क्या कर सके, वो लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम कर सके। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंग्वेज एंड स्पीच डिफिकल्टी occur among प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ना हाफ है, यहाँ पे लिखना है व्हाट आर द रेमेडियल मेजर टू हेल्प चिल्ड्रन ओवरकम लैंग्वेज डिफिकल्टीज आएगा यहाँ पे। ओके, तो हम देखते हैं प्राइमरी स्कूल से ही कि बच्चों के अंदर जो है बहुत सारी लैंग्वेज डिफिकल्टीज होती हैं, स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ए को बी बताएंगे, बी को डी बताएंगे, ठीक है, लिखने में भी दिक्कत करते हैं, बोलो बी बना देते हैं डी। तो इस टाइप की लैंग्वेज डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए क्या मेजर्स हो सकते हैं, ये हमें जो है बताने हैं। नेक्स्ट इज मेजर्स, जैसे कि स्पीच ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइड यूजिंग अ स्लो बीट, जैसे कि धीरे धीरे उन्हें समझाया जाए, ठीक है, पहले बच्चों को फोनिक साउंड सिखाए जाए, बोलने का तरीका सिखाया जाए। When learners pronounce alphabet incorrectly, the treatment should be carried out by a speech therapist. As a teacher, you can correct position that, मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उस पे आपने काफी टाइम दिया है, उसको समझाया है, स्टिल जो है वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा, इसका मतलब उसको स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है, ठीक है, मतलब उसकी कोई ना कहीं जो है कॉग्निटिव एबिलिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब जो समझने की क्षमता है उस चीज में दिक्कत है, तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज एज अ टीचर आप क्या कर सकते हो, उनकी पोजिशनिंग जो है टंग की वो ठीक कर सकते हो। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने टाइम पे जो तुतलाते हैं एज वेल एज बोलने में चपट चपट नंबर वन होते हैं, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम जो है जहां जहां पे है, अगर वो ए को बी बोल रहे हैं, डी को ई बोल रहे हैं, तो इस टाइप की प्रैक्टिस करा सकते हो आप, ठीक है। टंग ट्विस्टर दे सकते हो, टंग ट्विस्टर से बहुत हेल्प होती है। नेक्स्ट इज लिसनिंग और रिपीटिंग साउंड करा सकते हो, बार बार उनको वही जो है साउंड को रिपीट करवाना बुलवाना, जिससे उनको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फोनिक गेम्स खिला सकते हो, राइमिंग गेम्स खिला सकते हो, ठीक है। डिस्कशन कर सकते हो स्टोरीज का, डेली इवेंट का। एज अ टीचर मैं बता रही हूँ ये सारी चीजें, ठीक है। इंकरेज कर सकते हो इमेजिनेटिव प्ले एक्टिविटीज, जहाँ पे आप बच्चों को इमेजिन करा रहे हो, ठीक है। ये एक समय की बात है, एक छोटा चूहा होता था एक गांव में, इस टाइप से। आंसरिंग द चाइल्ड क्वेरीज अबाउट थिंग, अगर बच्चा कोई क्वेरी पूछ रहा है तो उसका आप आंसर कर सकते हो। टीचर स्टूडेंट विथ, ये क्या लिख दिया मैंने, स्टटरिंग एंड स्टैमरिंग, स्टटरिंग नहीं हुआ, स्टटरिंग नहीं हो गई, ये काट देना, ठीक है, पता नहीं क्या क्या लिख देती हूँ मैं। गर्मी इतनी हो रही है ना कि नोट्स बनाने में इतनी हालत खराब हो जाती है। टीचर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस इतना समझो कि जो बच्चे स्टैमर करते हैं ना बोलने में, या धीरे बोलते हैं, स्टैमर करने का मतलब क्या होता है, हक लाना, है ना। तो उनको जो टीचर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं अच्छे से, ठीक है। साउंड्स की, बैटरी गई, एक सेकेंड,